बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 321 किस्सा सुन चुके हैं और अब 322 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मोहब्बत करूंगी, कैरोलिन ने मुझसे लिपटने की कोशिश करते हुए बखमूर से लहजे में कहा। लेकिन तुम यहाँ रुक क्यों गए, अंदर क्यों नहीं चलते? कैरोलिन मुझसे कमरे में चलने पर इसरार कर रही थी। तो क्या खतरा कमरे के अंदर था? लेकिन नहीं, कमरे के अंदर तो खतरा हो ही नहीं सकता था। किसी को मालूम ही नहीं था कि उस कमरे में ठहरने वाला असल शख्स कौन है, मगर बाहर भी कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। अगर यहाँ कोई खतरा था तो उसे सामने जरूर आना चाहिए था। कमरे के अंदर खतरा हो ही नहीं सकता था, बाहर खतरा था नहीं, तो फिर खतरा कहाँ हो सकता था? फौरी तौर पर इस सवाल का जवाब मिलना मुमकिन नहीं था। मैंने हमेशा अपनी छठीस पर बहुत ज्यादा इंहिसार किया था। मुझे यकीन था कि मेरी छठीस मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने मुस्कुराकर कैरोलिन की तरफ देखा और बोझल सी आवाज में कहा, मेरे वजूद में सिनसनाहट हो रही है, मालूम नहीं यहाँ तक कैसे आ गया। अब तो एक कदम उठाना भी दो भर हो रहा है। कैरोलिन मुझसे दूर हट गई। खुद को संभालने की कोशिश करो जेराल्ड, उसने कहा। जिस बात की अचानक जलकार के बायस ये कैफियत हो सकती है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ बहुत दूर तक सफर करना है। अगर तुमने खुद पर ये कैफियत तारी कर ली तो आगे क्या करोगे? मैंने दरवाजे की चौखट पकड़कर ऐसी अदाकारी की जैसे मेरे लिए खड़ा होना वाकई ही दो बार हो रहा हो और मैं सहारा लेकर खुद को संभाल रहा हूँ। कैरोलिन के अंदाज से तजब्जब जाहिर होने लगा था। मुझे सहारा दो कैरोलिन, मैंने एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम तो अभी से मेरा साथ छोड़े दे रही हो, मेरे करीब आओ कैरोलिन। मैं ये जाहिर कर रहा था जैसे वाकई मुझ पर बदोशी की कैफियत तारी हो रही है। बज़ाहिर यूं महसूस हुआ जैसे कैरोलिन मेरे फरेब में आ गई है। वो दोबारा मेरे नजदीक आ गई। अब मैं तुम्हें सहारा तो नहीं दे सकती, उसने बेबसी से कहा। तुम्हें सहारा देने की जरूरत ही क्या है? मेरे लिए तो तुम्हारी उंगली का सहारा भी बहुत काफी है। मैंने एक हाथ उसके शाने पर रखा और दूसरा हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही मेरी छठीस ने दोबारा खतरे का सिग्नल नशर करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया था कि मैं कैरोलिन को आगे रखूं। किसी नादीदा हमले से बचने के लिए ये एक बेहतरीन तदबीर थी। दुश्मन अगर वार करे भी तो उसी का आदमी जद में आए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कैरोलिन ने खुद ही कहा। कहीं तुम गिर मत जाना। लाओ दरवाजा मैं खोले देती हूँ। उसकी पेशकश को मैंने फौरन ही कबूल कर लिया। कैरोलिन ने आगे बढ़कर हैंडल घुमाया। मैं हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर का जितना हिस्सा नजर आ रहा था वो तो खाली था और उसी तरह था जिस तरह मैं उसे छोड़ कर गया था। हर चीज यूं की तू अपनी जगह मौजूद थी। मुझे क्या हो रहा है कैरोलिन? मैंने अपना सर पकड़ते हुए कहा। हर चीज घूमती हुई दिखाई दे रही है। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं ढेर? कैरोलिन ने बड़ी अपनायत का मुजाहरा किया और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब भी नहीं है कि तुम चंद कदम भी ना चल सको। हिम्मत करो, ये आर्जी कैफियत है। जरा सा आराम करोगी तो ये कैफियत खुद ब खुद जायल हो जाएगी। आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं दरवाजे से टकरा गया और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अब पूरा कमरा मेरी नजरों के सामने था। दरवाजे का पट दीवार के साथ लगा हुआ था, लिहाजा ये इम्कान भी खत्म हो गया कि कोई दरवाजे के पीछे हुआ होगा। मेरी हर एहतियात रायगां साबित हुई थी। कमरे में कुछ भी नहीं था और अगर कोई था तो यही मुमकिन था कि वो बेड के नीचे लेटा हुआ होगा। बेड के नीचे इतनी गुंजाइश थी कि वहां बस लेटा ही जा सकता था, वो भी फंस फंसा कर। मैंने दोबारा कदम उठाए और लड़खड़ाता हुआ सोफे तक पहुंच गया। इस बार गोया देर हो गया। अपना सर मैंने सोफे की पुश से टिका दिया था। कैरोलिन ने कफल के सुराग से चाबी निकाली और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद वो सोफे पर मेरे बराबर ही आकर बैठ गई और अपने नरमो मुलायम हाथों से मेरा सर सहलाने लगी। उसके सरापा से फूटने वाली मसूर गुल खुशबू ने अचानक ही मेरे आवाज को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। बस करो कैरोलिन, मैंने अचानक उसके दोनों हाथ थाम कर बर्राई हुई आवाज में कहा। मैं खुद को खासा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा सर दबाना मुझे अच्छा लग रहा है, उसने बड़ी अदा से मुस्कुरा कर कहा। अभी नहीं, वरना मुझे फिर कुछ हो जाएगा। मालूम नहीं तुम्हारे कुर्ब में कैसा नशा है जो मेरे हवास को गिरफ्त में लेना ही शुरू कर देता है। चलो कोई बात नहीं, कैरोलिन ने मुझसे जरा दूर खिसकते हुए कहा। फिर अचानक बोली, तुम्हारे जूते उतार दूं? मुझ पर इतनी अनायत मत करो कि मैं किसी काबिल ही ना रहूं। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। एक ही रात में अगर मैं तुम्हारा दीवाना हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, कैरोलिन ने कहा। तुम जरा रिलैक्स हो जाओ, मैं टॉयलेट से होकर आती हूँ। कैरोलिन की इस बात से मेरा असाबी दबाव काफी कम हो गया था। बाथरूम भी एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई छुप सकता था। अब कैरोलिन वहाँ जा रही थी तो ये खौफ भी दूर हो जाता कि टॉयलेट में छुपा हुआ
कोई शख्स अचानक मुझ पर हमला ना कर दे। कैरोलिन बड़े इत्मीनान से बाथरूम में दाखिल हुई और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कोई गैर मामूली तासर नहीं उभरा। दरवाजा बंद होने के बाद कोई चीख नहीं उभरी, अंदर से किसी जिद्दोजहद की आवाजें नहीं आई। मैंने हर किस्म के ख्यालात ज़हन से झटके और उठकर सबसे पहले दरवाजे की चुटकी लगा दी। अब कोई शख्स बाहर से दरवाजा नहीं खोल सकता था। मालूम नहीं क्यों मैं मुतमईन नहीं था। कमरा बंद करने के बाद मैंने कोट उतार कर सोफे पर फेंका, टाई से निजात हासिल की और फिर जूते भी उतार दिए। मैंने बेड के नीचे भी एक नजर डालकर इत्मीनान कर लिया था कि वहां कोई नहीं है। इस हद तक इत्मीनान कर लेने के बावजूद मैं मुतमईन नहीं था। ताहम मैं कुछ भी कर तो नहीं सकता था। चुनाचे मैं इत्मीनान से बेड पर नीम दराज हो गया। अगरचे मुझे कैरोलिन पर तशद्दुद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उससे हाल में पूछगछ करने की बजाय उसे यहाँ लाने को तरजीह दी थी। अब मैं उससे बहुत खुलकर गुफ्तगू कर सकता था। बेलिनोव के किसी आदमी को हवा भी नहीं लग सकती थी कि मैं कैरोलिन को लेकर इस होटल के किसी और कमरे में पहुंच गया हूँ। चंद लम्हों बाद बाथरूम का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। कैरोलिन बाहर आ रही थी, मगर नहीं, वो कैरोलिन तो नहीं थी। बाथरूम से बरामद होने वाला वो शख्स था जिसकी वजह से ये सारा हंगामा बर्पा हो रहा था। वो रैंडल उर्फ मोशी हावर्ड था। उसके होंठों पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बाथरूम से निकलने के बाद वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हो गया था। हैरान हो रहे हो अली यार खान, उसने हंसकर कहा। बाथरूम में दाखिल तो कैरोलिन हुई थी, मगर बरामद मैं हुआ हूँ। मैं हैरत के मारे मुंजमद सा होकर रह गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि बादी अचानक किस तरह उलट गई। गोटेल के सबसे आला दर्जे के होटल में एक अजीबो गरीब खेल खेला जा रहा था। होटल की चौथी और पांचवी मंजिल बेलिनोव के तसर्रुफ में थी। बेलिनोव जो ईगल की हाई कमान का कारकुन था, उस तक रसाई आसान नहीं थी, मगर मैं उस तक पहुंच गया था। मैंने एसवान की शख्सियत को बेनकाब कर दिया था और अगला कदम जो मुझे उठाना था वो रैंडल के मुतल्लक मालूमात हासिल करना था। रैंडल जो मेरा असल हदफ था, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आने पाई कबल इसके कि मैं एसवान से मालूमात हासिल करने के लिए कोई कदम उठाता। रैंडल खुद मुझ तक पहुंच गया। गोटेल के इसी सबसे आला दर्जे के होटल की 8वीं मंजिल के एक कमरे में रैंडल मेरे सामने मौजूद था। रैंडल चंद लम्हे उसी तरह अपनी जगह खड़ा रहा, फिर निहायत इत्मीनान से एक सोफे पर जा बैठा। उसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे मेरी तरफ से उसे किसी किस्म का कोई खतरा ही ना महसूस हो रहा हो। कि सोच में गुम हो गया अली, रैंडल ने मुस्कुरा कर कहा। तुमसे तो बहुत सी बातें करनी है, अगर तुमने यूं ही चुप साधे रखी तो कोई बात भी नहीं हो सकेगी। मैंने एक तवील सांस लेकर जिस्म ढीला छोड़ दिया। बातें जरूर होंगी मिस्टर रैंडल, मगर पहले मैं जरा कैरोलिन की खबर ले लूं। मैंने उठकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। कैरोलिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रैंडल ने कहा। जब तक मैं यहाँ वो बाथरूम में ही रहेगी। मैंने पलटकर रैंडल की तरफ देखा। ये तुम्हारी राजधानी नहीं है मिस्टर रैंडल, मैंने मज़ेकाना लहजे में कहा। तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो और कैरोलिन मेरी मेहमान है। मैं उसके साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर उसे वापस भेज दो। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी और के इल्म में आए। वो रात गुजारने के लिए मेरे कमरे में आई थी, लिहाजा अब तो उसकी वापसी सुबह ही हो सकेगी। अगर तुम्हें निजी नोयत की गुफ्तगू करनी है तो उस वक्त आ जाना जब मैं अकेला हूँ। मेरा ख्याल था कि हम दोस्ताना फिजा में गुफ्तगू कर सकेंगे, रैंडल ने सर्द लहजे में कहा। मेरी दरख्वास्त है कि माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश में मुझसे ताउन करो। जब मैं कोई काम करने का तहिया कर लेता हूँ तो अंजाम से बेखबर हो जाता हूँ, मैंने बेपरवाही से कहा। तुम्हें माहौल की इतनी खबर है तो खुद पर काबू रखो। रैंडल ने पहलू बदला। साफ मालूम हो रहा था कि खुद पर काबू रखने में उसे बेहद दुश्वारी पेश आ रही है। अपने हलके में वो नहायत ठंडे दिलो दिमाग का मालिक मशहूर था। मेरा उससे पहली बार आमना सामना हुआ था। मुझे यकीन था कि मैं उसकी खुश मिजाजी में दरारें डाल दूंगा। उसके खिलाफ ये मेरी जबरदस्त कामयाबी होती। रैंडल को भी अंदाजा हो गया था कि मैं उसे खातर में नहीं लाऊंगा, इसलिए उसने चुप साथ लेने ही में आफियत जानी। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कैरोलिन दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही देखकर वो चौंकी और फिर दरवाजे में मुझे देखकर उसकी हैरत दो चंद हो गई। बाहर आ जाओ कैरोलिन, मैंने उसकी हैरत को नजरअंदाज करते हुए कहा। तुम मेरे कमरे में शब बसरी करने आई थी या बाथरूम में? रैंडल ने कैरोलिन को अंदर ही रहने की हदायत की थी और मैं उसे बाहर आने को कह रहा था। ये उसके लिए एक मुश्किल मरहला था। मेरी बात मानती या रैंडल के हुक्म की तामील करती। रैंडल के हुक्म की तामील करना उसके लिए यूं लाजम था कि रैंडल ईगल का सरबराह था और एक सफाक आदमी था। मामूली मामूली बातों पर लोगों की जान ले लेना उसका दिल पसंद मशगला था। उसके गिरोह के किसी आदमी में उसकी हुक्म अदुली करने की जुर्रत नहीं थी। दूसरी तरफ मैं था। मुझे यकीन था कि कैरोलिन मेरी असल शख्सियत से नावाकिफ है, लेकिन वो ये बात भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि मैं रैंडल की मौजूदगी में उससे एक मुतालबा कर रहा था। एक ऐसा मुतालबा जो रैंडल के हुक्म से मुतसादम था। मेरी समझ से मेरी शख्सियत उजागर होती थी।
ये बात तो वादे थी कि मैं किसी मुखालिफ ग्रुप से मुतल्लक हूँ, मगर मैं कितनी ताकतवर हैसियत का हामिल हूँ इसका कैरोलिन फकत अंदाजा ही लगा सकती थी। मैं कैरोलिन को बागौर देख रहा था। उसके चेहरे पर अंदरूनी कश्मकश के साए लरद रहे थे। उसकी कुव्वत फैसला जवाब दे गई थी। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने बुलंद आवाज से कहा और कैरोलिन यूं चौंक कर मुझे देखने लगी जैसे उसे अपने सिवा किसी की मौजूदगी का होश ही ना रहा हो। मैं कह रहा हूँ बाथरूम से निकलकर मेरे कमरे में आ जाओ, मैंने फिर बुलंद आवाज में दोहराया और इस बार मेरी बात सुनकर उसके हसीन चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। मैं कमरे में नहीं आ सकती, उसने अकला कर कहा। मुझे हावर्ड का हुक्म नहीं है, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। मेरा लहजा यक बयक खूनख्वार हो गया, वरना मैं तुम्हें जहन्नम रसीद कर दूंगा। कैरोलिन बुरी तरह सहम गई। मेरा लहजा उस पर कुछ ज्यादा ही असरअंदाज हो गया था। वो बेजान से अंदाज में अपनी जगह से हिली और किसी मामूल की तरह चलती हुई बाथरूम से निकल आई। मैंने एक तरफ हटकर उसे दरवाजे से बाहर आने के लिए जगह दी थी। कमरे में कदम रखते ही उसकी नजरें रैंडल पर पड़ी और वो ठिठक गई। यहीं, इधर आ जाओ, मैंने एक सोफे की तरफ इशारा किया। कैरोलिन ने पहले मेरी तरफ और फिर रैंडल की तरफ देखा। रैंडल उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। कैरोलिन किसी न किसी तरह सोफे तक पहुंचकर सोफे पर ढेर हो गई। उसके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे बेहोश हो जाएगी। कैरोलिन यहाँ आ गई। मैंने भी एक सोफे पर बैठते हुए खुशगवार अंदाज में कहा और किसी किस्म की बदबदगी भी पैदा नहीं हुई। क्या ख्याल है? तुम अपने कमरे में वापस जाओ, रैंडल ने कैरोलिन से कहा और वो यूं खड़ी हुई जैसे अगर उसे उठने में एक लम्हे की भी ताखीर हुई तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बैठ जाओ कैरोलिन, मैंने झटकेदार आवाज में कहा। मैं इतनी आसानी से तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। इस वक्त इसे जाने दो, रैंडल ने सर्द लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद बुला लेना। सुनो कैरोलिन, मैंने हाथ उठाकर कहा, तुम्हारे लिए ये एक मुश्किल फैसला है कि किसकी बात मानो और किसकी ना मानो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई शख्स मेरे कमरे में घुसकर अपनी मनमानी करने की कोशिश करे। लिहाजा ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं जबरदस्ती करना भी जानता हूँ। कैरोलिन के चेहरे की रंगत जर्द बढ़ गई। उसे अंदाजा हो गया था कि वह दो मोदियों के दरमियान फंस गई है और उसे हर हाल में नुकसान उठाना है। जो शख्स रैंडल को खातर में ना ला रहा उसकी अपनी अहमियत रैंडल से कम नहीं हो सकती थी। कैरोलिन ने बेबसी से रैंडल की तरफ देखा। बैठ जाओ कैरोलिन, रैंडल ने एक तवील सांस लेकर कहा। अली बहुत जिद्दी है, बेहतर यही है कि इसकी बात मान ही ली जाए। मैं माहौल को खराब नहीं करना चाहता। कैरोलिन बैठ गई मगर अब उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। रैंडल के मुंह से मेरा नाम सुनकर वो चौंकी थी। उससे कबल गालिबन उसे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। वो मुझे ईगल का कोई आम और ही तस्वर कर रही थी। हाँ मैं अली यार खान हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। थोड़ी देर कबल तुमने बड़ी सफाई से मुझे बेवकूफ बनाया था। मुझे अंदाजा तक नहीं हो सका कि तुम मुझे किस जाल की तरफ लिए जा रही हो। कैरोलिन ने ऊँटों पर जबान फेरी। रैंडल की मौजूदगी के बायस वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। ये तो बादशाह लोग हैं, मैंने हंस कर कहा। मेरा इशारा रैंडल की तरफ था। दरबार सजाने के शौकीन है जहाँ आदाब को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन मैं अवामी किस्म का आदमी हूँ, आम माहौल पसंद करता हूँ। मेरे पास आई हो तो भूल जाओ कि यहाँ रैंडल या मोशे हावर्ड नामी कोई शख्स भी मौजूद है। जो भी कहना है बेतकल्फी से कहो। ये दो बड़े आदमियों की जंग है, कैरोलिन ने तकरीबन लरजते हुए कहा। मैं तो एक मामूली सी कारकुन हूँ, जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करना मेरा फर्ज है। मैं तो खैर बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैंने मैनीखेज लहजे में कहा। बड़े आदमी तो ये तुम्हारे मोशे हावर्ड हैं, जिन्होंने मुझे सफाई से घेर लिया। तुम्हारे आसाब की मजबूती की सब भी मोतरफ हैं, रैंडल ने कहा। और अगर मुझे इस बारे में इल्म ना होता तो मैं यही समझता कि तुमने अपनी हिफाजत का कोई खुफिया बंदोबस्त कर रखा होगा, इसलिए तुम इतने मुतमईन हो। हिफाजतों के खुफिया बंदोबस्त करने की जरूरत तुम जैसे लोगों को पेश आती है, मैंने संजीदगी से कहा। हम जैसे लोग तो जान हथेली पर लिए फिरते हैं, हमें किसी हिफाजत की जरूरत नहीं होती। रैंडल के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। उसे अपनी तौहीन का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैंने भी कैरोलिन को इसलिए यहीं बिठाया था। रैंडल की तौहीन करना बेहद जरूरी था ताकि उसे अपनी औकात का अंदाजा हो जाए। वो बदम खुद एक बड़ा आदमी था, बड़ा और बेहद ताकतवर। तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से किस तरह पहचान लिया? रैंडल ने संभल कर कहा। अगर मैं ना चाहता तो तुम मुझे पहचान नहीं सकते थे। मैंने इसका खास एहतमाम किया था, मगर बाद में मेरा इरादा तब्दील हो गया था और मुझे खुशी है कि मैंने इरादा तब्दील कर दिया, वरना तुमसे इतनी आसानी से मुलाकात ना होती। मैं नहीं समझा, रैंडल ने हैरत से कहा। तुम्हें पहचानने में तो मेरा कमाल है। नहीं मिस्टर रैंडल, तकरीबन तमाम हकायक मेरे इल्म में है। मेरा आखिरी काम तुझ पर हाथ डालने का रह गया था।
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे बड़ी ज़हमतों से बचा लिया। तुम्हारी तलाश का काम मुझे मुश्किल तरीन मालूम हो रहा था। मालूम नहीं मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, तब कहीं जाकर तुम तक रसाई की सबील निकलती। इस वक्त तो सब्र कर लो, इसलिए कि मैं खास मकसद के तहत आया हूँ। अब आ ही गए हो तो वापस जाकर क्या करोगे? मैंने उसकी बात काट कर कहा। एक तवील अरसे बाद और जिंदगी में पहली बार तुम्हारा दीदार नसीब हुआ है, तो अपनी आंखों की प्यास बुझने से कबल मैं तुम्हें कैसे चला जाने दूं? झगड़ा नहीं होगा अली, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि कैरोलिन को चला जाने दो। कैसे चला जाने दूं? मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। और इस वक्त चला जाने दूं तो फिर दोबारा कैसे मिलूंगा? तुम जब चाहोगे कैरोलिन से मिल सकोगे, रैंडल ने तेजी से कहा, मगर इतनी तेजी से उसे अपनी हमाकत का एहसास भी हो गया था। मैं तुमसे कह रहा हूँ संजीदा हो जाओ, इससे ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा मैं नहीं कर सकता। मैंने बेबसी से कहा, कैरोलिन मेरे हवास पर छा गई है। क्या बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नकीता तुम्हारे हवास पर छा गई थी? रैंडल ने तंदिया लहजे में कहा। नहीं, इस बार मामला संगीन है। कैरोलिन से वक्ती दूरी बर्दाश्त करना भी मेरे बस से बाहर हो रहा है। तुम्हें मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं है। रैंडल ने उसी तरह कहा, अगर तुमने अपना रवैया तब्दील ना किया तो मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। मैंने बड़ी अफसुर्दगी से सर को नवी में जुम्बश दी। तुमने वो मकूला तो जरूर सुना होगा कि आदमी आता अपनी मर्जी से है, मगर वापस जाने के लिए इजाजत जरूरी होती है। मकूले तो मैंने और भी बहुत सुने हैं, लेकिन हम यहाँ इन बातों पर अमल करने के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मकूले वदे कर लेंगे। रैंडल ने कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं कोई भी नया मकूला वदे करने से गुरेज नहीं करूंगा। रैंडल मुझे घूरने लगा। तुम किसी तरह मुझे ताउन करने पर आमादा नहीं हो रहा है, उसने कहा। लिहाजा अगर सूरत हाल बिगड़ी तो मुझे इल्जाम मत ठहराना। मैं किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता, बल्कि अगर मुमकिन होता है तो खुद ही ख्याल करता हूँ। और मैं किसी नेमत की नाकदरी भी नहीं करता, खास तौर पर मुफ्त में हाथ आई हुई नेमत। किसी खुशफहमी में मुबतला होने की जरूरत नहीं। रैंडल ने मेरी बात काट दी। तुम्हारे मुकाबिल आने से कबल मैंने अपनी हिफाजत का खासा बंदोबस्त कर लिया है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। रैंडल के अल्फाज से साफ जाहिर था कि वो मुझसे खौफजदा है, तभी उसने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया है। और एक वही क्या, मुझसे तो हर यहूदी खौफजदा था। मेरा नाम सुनकर ही उन पर लर्जा तारी होने लगता था। कुछ सर फिरे जो किसी जोम में मुबतला होकर मेरे मुकाबले पर उतरने की हमाकत कर गुजरते थे, वो इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ करते थे। रैंडल ना सिर्फ मेरी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ था, बल्कि उनमें से बाद का चश्मदीदा गवाह भी था। लीकवान के हाथों मेरी तरबियत भी उसी ने कराई थी। मेरी शख्सियत तब्दील करने की कोशिश भी उसी ने की थी। जजीरा मर्ग पर कराटे इंस्ट्रक्टर बेलफ्रेजू को मैंने जिस बेबसी से दो चार किया था, रैंडल ने वो सारे मनाजर बराह रास्त देखे थे। वो मेरी हलाकत खेदियों से सबसे ज्यादा बाखबर शख्स था। उसके बावजूद वो तनहा मेरे कमरे में चला आया था, तो यकीनन उसने अपने गिर्द एक ऐसा मजबूत हिफाजती इसार कायम कर रखा होगा जो उसकी दानिश में नाकाबिले शिकस्त ही होगा। मैं खुशफहमियों में मुब्तला होने का आदी नहीं हूँ मिस्टर रैंडल। मैं जानता हूँ कि कौन कितने पानी में है। आखिरकार मैंने कहा, जो खुशफहमियों में मुब्तला होते हैं वो अली यार खान नहीं होते। उसके बावजूद भी तुम हट दरमी पर आमादा हो। रैंडल ने कहा। उसके लहजे में हैरत थी। मालूम होता है कि तुम जंगो जदल पर आमादा हो। ये आज से नहीं, बहुत अरसे से है। कोई नई बात करो रैंडल। मैं तो यही चाह रहा था, मगर चूंकि तुम इस मूड में नहीं हो, लिहाजा उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। उसके अंदाज में धमकी पोशीदा थी। गालिबन अब तुम अपने खैर सगाली जज्बात का अमली मुजाहरा करोगे। मैंने तंज किया, मगर रैंडल बुरा नहीं माना। यकीन करो, मैं जारियत के इरादे से नहीं आया था, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी में मुब्तला हो। ढंग से बात नहीं करोगे तो। उसने एक बार फिर जुमला अधूरा छोड़ दिया। जुमला मुकम्मल करो रैंडल, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से रुखसत होते वक्त तुम्हारे दिल में कोई हजरत बाकी ना हो। रैंडल ने एक बार फिर पहलू बदला। उसके चेहरे से कोई अंदाजा करना मुश्किल था, ताम मैं समझ सकता था कि उस पर क्या गुजर रही होगी। कैरोलिन भी शदीद वहशत के आलम में बैठी थी। उसका बस चलता तो मेरे कमरे से भाग निकलती, मगर उसके लिए यह मुमकिन नहीं था। एक तो मैं उस पर तैयार नहीं था, दूसरे रैंडल ने भी उसे बैठ जाने को कहा था। इन हालात में ख्वाह कैसी सूरत हाल क्यों ना होती, कैरोलिन बैठे रहने पर मजबूर थी। तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? मैंने शरारती अंदाज में कैरोलिन से कहा, या कुछ और पियोगी? कैरोलिन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। रैंडल बदस्तूर किसी सोच में गुम था। नहीं, कैरोलिन ने मुर्दा सी आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। ये तो आदाबे मेजबानी के खिलाफ होगा। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि बेतुकल्फाना रवैया इख्तियार करो, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। हमने तुम्हें जो रियायतें दी हैं, तुम उनसे नाजायज फायदा उठा रहे हो। अचानक रैंडल ने कहा,
गालिबन वो किसी फैसले पर पहुंच चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि किसी बेबान को चाय की ऑफर करना नाजायज फायदा उठाने के जुमरे में आता है। मैंने मुतहिराना लहजे में कहा, और मुझे ये भी मालूम नहीं कि मुझे कौन सी रियायतें दी गई। शीगुराई में तुम जिस तरह हमारी जद पर आए थे, उसके बाद तुम्हारा जिंदा रह जाना इस बात की वादे दलील है कि हमने तुम्हारे साथ रियायत बरती। रैंडल ने कहा, लेकिन उसके जवाब में तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारे शायाने शान नहीं था। तुम्हें भी जवाबदेही में उसी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो रैंडल, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा रद्द अमल मेरी फहम से बालातर है। तुम्हारे ज़र्फ पर भी शुबा नहीं किया जा सकता। मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि अब तुम रिटायर हो जाओ। तंजीम तुम्हारे काबू से बाहर हो गई है। जब मतहत हुक्म अदूली पर उतर आए तो सरबराह को रिटायरमेंट के अहकामात पर न सिर्फ गौर करना चाहिए बल्कि रजाकाराना तौर पर रिटायर भी हो जाना चाहिए। मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो, रैंडल ने उलझ कर कहा। तुमने जोन्स को हुक्म दिया था कि मुझे और मेरे साथियों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ दिया जाए। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, तुमने ये हुक्म इसलिए दिया था कि तुम्हें अपने मातहतों की सलाहियतों पर यकीन नहीं था। तुम्हें शुबा था कि मैं उनके किसी भी वार से बच निकलूंगा। इसके अलावा तुम मुझे एहसास कमतरी से भी दो चार करना चाहते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैंने जोन्स को हुक्म दिया था कि तुम्हें या तुम्हारे किसी साथी को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए, और मेरे हुक्म की मनोमान तामील की गई थी। तुम्हारी खुशफहमियां तुम्हें ले डूबेगी रैंडल। उसने तुम्हारे हुक्म पर अमल नहीं किया था, और उसी के नतीजे में ईगल का अड्डा शीगुराई में होलनाक तबाही से दो चार हुआ था। रैंडल मुझे बेयकीनी से देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, जोन्स में इतनी जुर्रत हो ही नहीं सकती कि वो मेरी हुक्म अदूली करे। इमारत से बाहर निकलते ही मुझ पर कातलाना हमला करने की कोशिश की गई थी। मैंने कहा, उसने जो हमला कराया था वो नाकाम तो हो गया, मगर मैं नाकाम नहीं हुआ। तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। कैद से रिहा होने के बाद तुमने जिस कदर हमें नुकसानात पहुंचाए हैं, उनकी तलाफी के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन शीगुराई में होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार जोन्स है। उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तंदिया लहजे में कहा। क्या जोन्स जिंदा होगा? हाँ मेरा यही ख्याल है, इसलिए कि इमारत की छत पर जो हेलीकॉप्टर था उसका मलबा नहीं मिला। जोन्स वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। कतई गलत ख्याल है। जोन्स ने फरार होने की कोशिश जरूर की थी, मगर मैंने उसे भी फरार नहीं होने दिया। वो मेरी कैद में और मुझसे उलझने के नतीजे में वो माजूर हो गया है। मुझे अफसोस है कि तुम उसे कोई सजा नहीं दे सकोगे। ओह, मैं समझा था कि जोन्स फरार होने में कामयाब हो गया था। रैंडल के लहजे में मायूसी की हल्की सी झलक थी। शीगुराई की हुकूमत में तुम लोग गैर मामूली हद तक बढ़ गए हो। तुम्हें यकीनन इतला मिल गई होगी कि एक वैराने से हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद हुआ है। मुझे इतला मिल गई थी, मगर मैं तो यही समझा था कि हेलीकॉप्टर जोन्स ने खुद तबाह किया है ताकि कोई और उससे फायदा ना उठा सके। तुमने अगर ये सोचने की जहमत की होती कि बेलिनोव तक मैं किस तरह पहुंचा, तो तुम खुद ही समझ जाते कि ये कारनामा मैंने किस तरह अंजाम दिया है। रैंडल ने चौंक कर मुझे देखा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इसी अंदाज में सोचता, लेकिन तुम्हारे जराये के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ताम ये अमर तशवीशनाक है कि जोन तुम्हारे हाथ लग गया। तुम्हारी तशवीश बरक है रैंडल। जोन से मुझे बड़ी कारआमद बातें मालूम हुई हैं। वो एक अहमक आदमी साबित हुआ है। अगर हाई कमान की हिदायत पर वो अमल करता तो मैं इतनी तेजी से कामयाबी हासिल ना कर पाता। मामलात बहुत ज्यादा उलझ गए हैं। अचानक रैंडल ने कहा, हम ज्यादा खून खराबे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बेहतर यह है कि हम आपस में सुलह कर लें। रैंडल की बात सुनकर कैरोलिन चौंकी थी, मगर उसने निगाह उठाकर भी रैंडल की तरफ नहीं देखा था। गालिबन यही वो बात थी जो तुम कैरोलिन के सामने नहीं करना चाहते थे। मैंने तंजिया लहजे में कहा, इसलिए तुम कैरोलिन को वापस भेजने के दर पे थी। मुसालियत की बात कर रहा हूँ, रैंडल ने मेरे तबसरे पर तवज्जो दिए बगैर कहा। इंसानी खून इतना अर्दा नहीं होता कि उसे बिला वजह बहाया जाता रहे। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। कोई और बात करो। कोई ढंग का मौजूद ना सुझाई दे रहा हो तो मौसमी पर कुछ तबसरा कर डालो। मैं संजीदा हूँ अली, मैंने ख्वाह मुखा इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया। मुझे मालूम है तुम संजीदा हो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, यह भी जानता हूँ कि तुम मुसालियत पर क्यों आमादा हो, और इस बात से भी वाकिफ हूँ कि तुम में और तुम्हारे उस टोले में जिसे तुमने ईगल का नाम दे रखा है कितनी इंसानियत है। यह हकीकत भी मुझ पर रोजे रोशन की तरह आया है कि सियोनियत के अलंबरदार बारूद के ढेर पर बैठकर अमन की बातें करते हैं। आलमी पैमाने पर दहशत गर्दी करने वालों के मुंह से इंसानियत की बात सुनकर तो संजीदा से संजीदा आदमी भी अपनी संजीदगी बरकरार नहीं रख सकेगा। मैं तो खुद को कोई ऐसा खास संजीदा आदमी भी नहीं समझता। मादी की गलतियां गिनवाने की बजाय मुस्तकबिल की बात करो। जरूरी तो नहीं कि मादी में जो कुछ होता रहा वही मुस्तकबिल में भी दोहराया जाता रहे। मादी के बाद मुस्तकबिल से पहले एक और चीज आती है मिस्टर रैंडल। अगर आप बुरा ना माने तो हम पहले हाल पर बात कर लें।
जरूर करो, रैंडल ने जोशीले अंदाज में कहा। क्या मेरा ये जज्बा कम है कि मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुमसे मुज़ाकरात करने तुम्हारे पास आ गया? मुझे अफसोस है रैंडल, तुम संजीदगी के दावे कर रहे हो, वरना दर हकीकत तुमने बसरेपन की इंतहा कर दी है। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुम मुझे बच्चों के अंदाज में बहलाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कौन सी बात गलत कही है? क्या तुमसे इस तरह मिलकर मैंने अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाली? दर हकीकत तुम इस वक्त पूरी तरह मेरे रहमो करम पर हो। तुम जो कुछ कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं है। कुछ देर कबल तुम एतराफ कर चुके हो कि तुमने यहाँ आने से कबल अपनी हिफाजत के मुकम्मल इंतजामात कर लिए थे। तुम्हारी नज़र में वो हिफाजती इंतजामात जरूर मुकम्मल होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी कोई हकीकत नहीं है। मैं तुमसे गुफ्तगू शनीद करने की बजाय धोखे से तुम्हें खत्म भी कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। क्या यही बात मेरे खुलूस को साबित करने के लिए काफी नहीं है? मेरी जिंदगी इस वक्त तुम्हारी जरूरत है रैंडल, मैंने संभल कर बैठते हुए कहा। एब्रानाल का बड़बोला कामयाबियों की शायरा पर इतना आगे बढ़ चुका है कि तुम्हारे पास उससे सुलह करने की सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तुम मेरी कुव्वत तजज़िया से वाकिफ हो। जजीरा बर्ग पर मैंने उसका मुजाहरा करके तुम्हें हैरत में डाल दिया था। मुझे ताज्जुब है कि उसके बावजूद तुम मुझसे ऐसी बेसरूपा बातें कर रहे हो। मुझे इतराफ है अली, तुम बड़ी बारीक बीनी से तजज़िया करते हो, लेकिन हर तजज़िये का दुरुस्त होना लाजमी तो नहीं होता। कभी आदमी गलती भी तो कर सकता है। इस मौके पर मैं कोई गलती नहीं कर रहा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुम मेरे पास नहीं आए हो, बल्कि मुझे घेर कर यहाँ बुलवाया गया है। ये शरीफाना तरीका तो नहीं कहा जा सकता कि तुम मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे में घुसे और फिर बाथरूम में छुपे मेरे मुंतजिर थे। हरगिज़ नहीं। मुझे इतराफ है कि ये कोई शरीफाना तरीका नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि बाथरूम से बरामद होते ही मैं तुम्हें गोली का निशाना बना देता। जिस पोजीशन में तुम थे उसमें तुम अपना दिफा भी तो नहीं कर सकते थे। ये महज तुम्हारी खाम ख्याली है रैंडल। गोली से निशाना तो बेहद मुश्किल काम होता है। तुम मुझे बम से भी हलाक नहीं कर सकते थे। याद नहीं, तुमने मेरी कार में बम फिट कराया था। उस वक्त तो तुम होशियार थे, मगर इस वक्त तुम बेखबरी में मारे जाते। ना मैं पहले बेखबर था रैंडल, और ना इस वक्त हूँ। मैं इतना तो अब भी बता सकता हूँ कि खतरा उस तरफ से है। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। रैंडल ने खुद पर काबू पाने की कोशिश रैंडल ने खुद पर काबू रखने की बेहद कोशिश की, मगर उसके बावजूद मैंने उसकी आंखों में रूनवा होने वाले तगैयर को महसूस कर लिया। उस तरफ तो खिड़की है, उसने सरसरी अंदाज में कहा, और वो भी 8वीं मंजिल पर। बाहर इतनी जगह भी नहीं है कि कोई उस पर पांव ही टिका सके। उस तरफ से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? बेलिनोव के कमरे की खिड़की भी तो ऐसी ही थी। मैंने मैनीखेज लहजे में कहा। क्या वो खिड़की बाहर से आने वाली गोली को रोक सकती थी? मुझे नहीं मालूम बेलिनोव के साथ क्या हुआ, रैंडल ने कहा, मगर मैं उस पर गहरी नजर रखे हुए था। मेरे इस जुमले ने भी उस पर गहरा असर किया था। तुम दुनिया के बेखबर तरीन आदमी हो रैंडल, मैंने हंस कर कहा। हालांकि वो वाकया रुनमा होने के फौरन बाद बेलिनोव ने तुम्हें मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया था। तुम क्या भला हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि? मैंने तुमसे कहा कि मैं हर बात का तजज़िया करके नताइज अख्ज़ करता हूँ। ये भी मेरा तजज़िया ही है। मैं नहीं मानता, रैंडल ने बेयकीनी से कहा। तुमने यकीनन बेलिनोव के कमरे में कोई ऐसा आला छुपा दिया था जिसके जरिए वो तो तुम्हें इतला देने से कबल ही बरामद कर लिया गया था। क्यों कैरोलिन? कैरोलिन गड़बड़ा गई। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? बेलिनोव कुछ भी नहीं जानता था। जॉन भी हर बात से नावाकिफ था। मादाम क्लारा के इल्म में भी कुछ नहीं था। यही हाल डेविड रेयान और नकीता का भी था। और सबसे बढ़कर यह कि तुम्हारे मोशी हावर्ड तो दुनिया के सबसे ज्यादा मासूम आदमी है, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। समझ में नहीं आता कि मेरे नजदीक आने वाला हर शख्स इस कदर बेखबर क्यों होता है। कैरोलिन कुछ ना समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी, और रैंडल शायद मजीद गुफ्तगू करने के लिए कोई नया लाए अमल मुरतब कर रहा था। इस शख्स को जानती हो? अचानक मैंने रैंडल की तरफ इशारा करके कैरोलिन से कहा। इसे जानती हो या इससे भी नावाकिफ हो? ये मोशी हावर्ड है, कैरोलिन ने इकला कर कहा। इसका नाम रैंडल है, और इसका हमेशा ये ख्याल आया कि अगर ओलिव हावर्ड ने मुझे डील ना दी होती तो मैं जिंदा ना होता। ये अपने मुझसे गायबाना और रूहानी उस्ताद का इंतकाम लेने के लिए मैदान अमल में उतरा था। इससे पूछो कि अगर आज मैं इसके रहम करम पर हूँ तो ये मुझसे हमेशा के लिए निजात क्यों हासिल नहीं कर लेता? कम अज कम गुफ्तगू के आदाब ही महफूज रखो, रैंडल ने नरम लहजे में कहा। इस वक्त मैं खैर सगाली के जज्बे के तहत तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एसवान से मुंसलिक हो। इस शख्स के कारनामों से तुम बेखबर नहीं हो सकती। क्या तुम्हें मालूम है कि इसके दिल में यक बयक मेरे लिए खैर सगाली के जज्बात किस तरह पैदा हो गए? नहीं, कैरोलिन ने बेसाख्तगी से कहा, और फिर खौफजदा अंदाज में रैंडल की तरफ देखा। एक सुपर ईगल को बचाने के लिए ये वक्ती तौर पर सुलह करना चाहता है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। एसवान के यहाँ से निकलते ये दोबारा धोखे से मुझे मारने की कोशिश करेगा। जो कुछ तुमने कहा ये बदगुमानी के जुमरे में आता है। ये तो बता दो कि तुम्हें इस खास मौके पर इस मुसालियत का ख्याल क्यों आया? अगर आ ही गया था तो तुमने खुद क्यों जहमत की? ये पैगाम तो तुम किसी कारिंदे के जरिए भी भिजवा सकते थे।
नहीं रैंडल, मुझे अफसोस है कि मुझ पर तुम्हारा ये हरबा कारगर नहीं हो सकेगा। मैं तुम लोगों का नवाज हूँ, खूब जानता हूँ कि कौन सा काम किस नीयत से किया जा रहा है। मेरा खुद आना तो इस बात की दलील है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। रैंडल ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुमने तो बदगुमानी की इंतहा ही कर दी अली। तुम खौफजदा हो गए थे रैंडल, मैंने जहरीले लहजे में कहा। अगर यही माजरा किसी और मुल्क का होता तो तुम्हारा रद्द अमल मुख्तलिफ होता, मगर यहाँ गोटेल में तुम ज्यादा हाथ पैर नहीं चला सकते। तुम्हें खौफ था कि मैं कहीं मेलिनोव को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हें गोल्डन ईगल की हैसियत से माजूल कर दिया जाता, और इसी खौफ के बाद तुम फौरन ही गोटेल दौड़ते चले आए। मेरे पास खुद आने की वजह भी यही है कि तुम्हारे पास जाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं है। तुम जल्द अज जल्द कोई मुआहदा करने के चक्कर में हो। अगर वाकई ये बात होती तो मैं तुम्हें खत्म कराने की कोशिश करता ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए पाक हो जाए, रैंडल ने धीमी आवाज में कहा। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। शायद ऐसा ना करके मैंने गलती की है, इसलिए कि तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। यही तो पेचीदगी पैदा हो गई थी डियर रैंडल कि मेरा किस्सा पाक करने के मामला खत्म नहीं हो रहा था। गोटेल मेरा गढ़ है, यहाँ अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो मेलिनोव का यहाँ से जिंदा सलामत निकलना महाल हो जाता। यही मजबूरी तो तुम्हें मुझ तक खींच लाई है। तुम वो शख्स हो जिसने हमेशा ये कहा कि ओली बावड़ ने मुझे डील देकर गलती की, और आज मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहद कीमती हो गई। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि जानी ओली बावड़ मुझे क्यों डील दिया करता था। मैं तस्लीम करता हूँ कि तुमने जो कहा वो ठीक है, रैंडल ने एक तवील सांस लेकर कहा। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या है। मैं तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जवाब सुनकर रैंडल दंग रह गया। यानी तुम मेलिनोव को उसके स्टाफ समेत गोटेल से सही सलामत निकल जाने दोगे? रैंडल ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी।